श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष, मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत बुद्धिमान अनिल भान गांगुली जी, इस बैठक के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित डॉक्टर अंजू टिक्कू जी, जो प्रोफेसर हैं, डीन हैं डीयू के, प्रोफेसर कनक जी, अमित चंद्रा जी, शिवंश जी। मैं आपको सुन रहा था, देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी बात शुरू हुई। बात के बाद कमेटी बनी, कमेटी ने काम करना शुरू किया। इसके कई रंग हैं। इकोनॉमिक रंग भी है कि देश का इतना बड़ा पैसा हम चुनाव के प्रबंधन में, एक चुनाव के प्रबंधन में खर्च करते हैं। अगर उसको ऑफिशियली ही हम देखें कि वो पैसा रोड्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्किल्स पर, मेरे मित्र यान की बात कर रहे थे, मंगल यान पे खर्च हो सकता है। देश के अंदर कहाँ पैसा लगाना है और क्या उससे प्रोडक्टिविटी निकालनी है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2009 के चुनाव में चुनाव आयोग बोलता है कि 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2014 के चुनाव में 3870 और 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग का आंकड़ा के 6600 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर हम सारे चुनाव का पूरा खर्चा अगर कहीं कैलकुलेट करें, ऑथोराइज अनऑथोराइज, तो डायरेक्ट चुनाव के अंदर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है एक चुनाव में। 140 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई हम चुनाव खेलने में बर्बाद कर दें और देश का वो पैसा देश के काम आए, उसकी बजाय देश का पैसा व्यर्थ चला जाए। आज़ादी के बाद शायद हमारे संविधान निर्माताओं को, हमारे उस समय के नीति निर्धारकों को लगता ही नहीं था कि ये क्रम कभी टूट सकता है। 1952, 67 तक ये क्रम नहीं टूटा। लेकिन जब किसी पार्टी के पास या किसी परिवार के पास असीम शक्तियां पहुंचती हैं, तो उन असीम शक्तियों का प्रयोग वो सरकारें गिराने में, सरकारों के रोल को आगे पीछे करने के, जिसका परिणाम दिखना शुरू हुआ कि पूरे देश के अंदर 60 और 70 के दशक में विपक्ष की कोई सरकार बनती नहीं थी। जब बनती थी तो पूरा समय काटती नहीं थी, उसको गिरा दिया जाता था। संविधान की धाराओं का दुरुपयोग कर कर लोकतंत्र की हत्या की जाती। आप इमरजेंसी का समय देखिए, 75 से 77, देश की विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल को बदल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक धारणा को बदल दिया गया, देश को जेल बना दिया गया। और आज वही लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जहां ये चुनाव आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करेगा, ये चुनाव भारत के नंबर ऑफ मैंडेट्स बचाने में काम आएगा। ये चुनाव अगर आप छोटा सा आंकलन करें, जो कहीं काउंटिंग में नहीं आता, कम से कम एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन कम से कम मैं लगाऊं तो साल में कम से कम 2 चुनाव आते हैं। 4 बार हमें 5 साल में वोट डालना ही है। अरे डालना ही तो एक बार डालेंगे। एक चुनाव को अगर आप सामने रखें तो एक चुनाव में शिक्षा विभाग के 5 लोग काम में लगते हैं एक बूथ पर, और कम से कम 5 सुरक्षा कर्मचारी। नक्सलवाद, कश्मीर और बिहार वो छोड़ दें जहां पर दंगा होता है,
5 प्लस 5 10 लोग। कल मैं जम्मू से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने अपने गनर को पूछा, अपने सिक्योरिटी वाले को, भैया तेरी तनख्वाह क्या है? क्योंकि सिपाही है, सिपाही की तनख्वाह कम होगी, गस्टेड अफसर की ज़्यादा होगी, लेकिन उसने कहा साहब 1 लाख से कुछ ज़्यादा है। तो मैंने कहा 3,000 रुपया रोज सरकार इस आदमी को तनख्वाह देती है और 10 लोग एक बूथ पर लगते हैं और उसके साथ ले जाने वाला, ये सब गिने तो लगभग एक बूथ के अंदर अगर हम 15 लोगों को भी लगाते हैं तो उसको कैलकुलेशन करिए कि कितने लाख रुपया एक बूथ पर खर्च होता है। और 11 लाख बूथ हैं देश के अंदर, 11 लाख जगह पर एजुकेशन के अदारों पर उस दिन छुट्टी रहती है और एक छुट्टी हो सकती है, हमें 4 करनी पड़ती। हम गिनते नहीं, वोटर आ रहा है, उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसका उस दिन का खर्चा, उस दिन की उसकी कमाई, अगर ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो देश की जीडीपी का बहुत बड़ा पैसा, देश के खजाने का, गरीबों का जो पैसा हमारे खजाने में आता है टैक्स के माध्यम से, हम इधर उधर खर्चते हैं। एक आंकलन है, एक मैंने कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी कि देश के अंदर 16,500 करोड़ रुपए का सैलरी का नुकसान होता है जो चुनाव आयोग ड्यूटीज लगाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, 66,000, 16,000 और फिर पूरे शहर के शहर आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, हर जगह पे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर कई दिन पोलिंग की जो हमारे बक्से हैं उनकी सुरक्षा में लगता है। एक बार हो सकता है, लेकिन वही काम हम 4 बार रिपीट करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये पैसा देश के खजाने में लग सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। इसका राजनीतिक फायदा भी है। अब कारपोरेशन में एक व्यक्ति चुन के आया है, लोकल बॉडी में, चाहे वो पंचायत है, चाहे दूसरी पार्टी का विधानसभा में आ गया है, तीसरी पार्टी का लोकसभा में आ गया, एक टीम ही नहीं बन पा रही, विकास की गाड़ी रुकती है, डबल इंजन लग नहीं पाता, सिंगल इंजन नहीं लग पाता। तो आप कह रहे हैं कि कम से कम 3 परतें हैं लोकतंत्र की, कई जगह 4 परतें हैं लोकतंत्र की, आप उसको कैसे चला पाएंगे? और जो पंचायत जो सबसे छोटी इकाई है या लोकल बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, वहाँ तक विकास पहुँच नहीं पाता और 5 साल बीत जाते। सरकार जो आती है वो योजना बनाती है कि यहाँ पार्क बनाना है, नीचे कारपोरेशन दूसरी पार्टी की आती है, उसको अडंगा डालती। इतनी देर में लोकसभा चुनाव आते हैं, ऑफिसर कहते हैं साहब थोड़ी देर फाइल रोक दीजिए, चुनाव आने वाला है। और मैं इससे आगे कहता हूँ, देश चलाना है तो कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो जब कड़वे निर्णय लेने, तो कड़वे निर्णय लेते समय आपके ध्यान में क्या आता है? अरे रुक जाओ, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, कड़वा निर्णय मत लो, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है। इसका देश की सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, देश के मूलभूत ढांचे पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए यातायात से, पर्यावरण, कागज, दुनिया भर का जो हम खेल खेलते हैं उससे देश की इकोनॉमी को भी असर पड़ता है, देश के पर्यावरण को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस की। ऐसा समझ के चलिए कि 30 दिन से कम का आजकल चुनाव आयोग, अभी बहुत अटल जी के समय से इसको रोकना शुरू हुआ। पहले 70 दिन, 80 दिन का और 90 दिन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता था। 90 दिन सरकार पंगु हो जाती थी, अभी कम से कम 30 दिन, और आमतौर पे आप निकालेंगे तो 40 दिन का, और 40 को आप 4 बार करिए, 160 दिन निकल गए। आपको सरकार बनाने के लिए 1500 दिन देते हैं और सरकार चुनने के लिए 160 दिन लगेंगे। ये एक मेरे को समझ नहीं आता है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं
उनके पास लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। और मेरे मित्रों, मैं आपसे ये भी एक मेरा निवेदन है, भारत एक संघीय ढांचा है, लेकिन याद रखिए भारत एक पूर्ण राष्ट्र है। हम जब जब भी बटे हैं, जब जब भी हमारे पास लोकलाइज थिंकिंग हुई है और ग्लोबली भारत पीछे गया है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, बड़े बड़े साम्राज्य, लेकिन उन साम्राज्यों को जाते भी हमने देखा है। अगर इतिहास से हम सीख नहीं पा रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन थिंकिंग प्रोसेस और वन नेशन वन लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? कि पूरे देश का एक लक्ष्य है कि विकसित भारत, 100 साल जब भारत अपनी आज़ादी के मनाएगा तो हम विकासशील नहीं कहलाएंगे, हम विकसित कहलाएंगे। और ये लक्ष्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई भी जाति, कोई भी रंग, किसी भी छोटा नाटा लंबा किसी भी रंग का व्यक्ति है, उसका लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य तब बनता है जब हम सब एक सुर में सोचते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेरे को मेरी कास्ट पे, मेरे प्रांत पे गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन मेरे राष्ट्र से मेरा प्रांत, मेरी सोच, मेरी जाति, मेरा धर्म मेरे राष्ट्र से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। और इससे मेरा मानना है राष्ट्रभक्ति की भावना सामने स्पष्ट आएगी, स्पष्ट आएगी। और एक डेट डिसाइड होगी कि ये डेट देश के प्रधानमंत्री को चुनने की, देश की टीम को चुनने की, और मेरे घर की पंचायत से लेकर लाल किले तक कौन बैठेगा, चुनने का राइट आज मेरे पास आया है। मेरा मतदान, मेरा बटन दबाते ही देश के अंदर जो मैं चाहता हूं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, इस दिशा की ओर देश को बढ़ना पड़ेगा। और राजनीति में पावर ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल है। माफी चाहता हूं, आज पावर ग्रुप्स नकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। भारत लोकतंत्र की नानी दादी है। हम तब लोकतंत्र, आप कभी अपने इतिहास में जाके देखिए, गोत्र, ग्राम, ये शब्द नहीं है, ये प्रक्रिया है कि पहले कुछ लोग थे तो क्या उसका नाम रखा जाए, फिर ज़्यादा लोग हुए तो उसको ग्राम बनाया जाए, फिर नगर, नगर से कस्बा, कस्बे से देश। लेकिन जब हम गांव में भी नहीं, गोत्र में थे, तब भी कल्पना राष्ट्र की थी। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, उसमें भी भारत को राष्ट्र की कल्पना बताई गई है और उस राष्ट्र का मानचित्र बताया गया है। हम गुलाम हुए, कई सभ्यताओं ने हम पर राज किया, हम वापिस आए, आज फिर संगठित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर कोई बेसिक डीएनए है तो वो ये है कि हमारे अंदर राष्ट्र तत्व, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक आज भी खड़ा है, और वो हम लोगों के पास लाखों सालों से खड़ा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सकारात्मक प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका हमें खड़ी करनी चाहिए। आज प्रेशर ग्रुप कौन है? नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स है कि मेरी जाति को रिजर्वेशन दो, या मेरी जाति को, या मेरे मोहल्ले को, मेरे गांव को स्पेशल स्टेटस दो। उसका मैं प्रेशर ग्रुप बनाता हूं, उनके लोगों को इकट्ठा करता हूं, और उस समूह को मैं सरकार बनाने वाले लोगों के ऊपर प्रेशर बनाता हूं। वो एक मोहल्ले के अंदर सड़क बनाने से लेकर देश के अंदर कोई बड़े निर्णय तक आज नेगेटिव प्रेशर ग्रुप की भूमिका है। पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका चाहिए। और सदियों से हमने पुराणों में, हमने संशोधनों में, शोध में उन चीजों को करते हुए हमारी पीढ़ियां निकली हैं।
यहां कोई चीज आई नहीं है, लैंड नहीं हुई है भैया, यहां पैदा हुई है, बड़ी है और आज पूरा विश्व देख रहा है। और मेरे को कई बार मैं सुनता हूं, देखता हूं कि लोग डेमोक्रेसी को अमेरिका के अंदर पहले लोकतंत्र से जोड़ते हैं। तो समति क्या थी? जो समति थी, ये समति वर्ड ऋग्वेद में आया है। ग्राम पंचायत, ये 2500 साल पुराना वर्ड है। राजा को, जो राजा वंश से पैदा हो रहा है, वो राजा भी सम्मति को जवाबदेही है। 2200 साल पहले पॉलिटिकल थिंकर, एक महापुरुष यहां पैदा हुए, बहुत मैं उनको नमन करता हूं, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, कि राजा वेतन भोगी सेवक है। ये भारत के लोकतंत्र का बेस है कि राजा वेतन भोगी सेवक है, अर्थशास्त्र में लिख दिया। और उसको टैक्स कहां से इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करना है और उसका प्रयोग कहां करना है, 2200 साल पहले हमें पता है। देश के अंदर सीएजी हो, देश के अंदर एक रिजर्व बैंक हो, देश के खजाने का हिसाब हो, देश की सीमाओं पर खर्चे का हिसाब हो, और कैसे कैसे टैक्स कलेक्ट करना पूरे देश से, एक कानून 2300 साल पहले। और आप मानेंगे, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गांगुली जी, आपने अपने घर के बाहर टॉयलेट के लिए सड़क खोदी है तो उस पर क्या कर लगेगा, वो 2200 साल पहले नगरीय व्यवस्था में आचार्य चाणक्य लिख के गए। आपको दंड मिलेगा अगर आपने उसको बंद नहीं किया। आपने मंदिर के मार्ग की रोक को आपने किस किस से कहां कर लेना है। मैं एक जगह डिफाइन पढ़ रहा था कि नदी पार कराने पर क्या कर लिया जा सकता है। सारा पढ़ने के बाद नीचे लिखा है गर्भवती औरत, उससे कोई कर नहीं लेगा। ब्रह्मचारी छात्र, उससे कोई कर नहीं लेगा, वो फ्री। तो इतना डिफाइन जिस देश के अंदर 2200 साल पहले और उससे पहले ऋग्वेद, वहां पर कुछ लोग कहे कि हम तैयार नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, निश्चित रूप से मैं इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि 26 मई 2014 के बाद उन्होंने एक देश की कल्पना को मजबूत करने के लिए, ये जो लोग कहते हैं कि हमने पैदा की, नहीं भैया, हमने उसे मजबूत किया, पुनर्जीवित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच अगर हमने पैदा किया तो भैया शंकराचार्य जी ने कैसे तय कर दिया कि निम्बप्रत ब्राह्मण जाके हिमालय के पहाड़ पर पूजा करेगा, कैसे सोच लिया उन्होंने। और केरल में पैदा होकर क्यों हिमालय पर जाके तपस्या की, क्यों दिग्विजय यात्रा निकाली। मैं ऐसे 100 उदाहरण दे सकता हूं जो हमारे महापुरुषों ने उस समय के अंदर गढ़े, उसको जीवित नहीं किया, वो चलते आ रहे हैं, चिर चलते आ रहे हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, जो काम मोदी जी ने शुरू किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक टैक्स, एक तरह की सोच, विकसित भारत, तो पूरे भारत के हर नागरिक का सपना, संकल्प, लक्ष्य, आगे बढ़ने का लक्ष्य। मैं सच कहता हूं, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था विकासशील भारत, भारत विकासशील। कभी किसी ने हमें पुकारा ही नहीं, हमें ओए कह के ही पुकारा, जी कहने वाला तो कोई आया है कि भारत भी विकसित हो सकता है, भारत भी आगे बढ़ सकता है। कभी सोचा नहीं था, दिमाग में भी नहीं आया था कि भारत अर्थव्यवस्था में, हम तो उन दिनों में बड़े हो रहे थे। मेरे को याद है कि जब लोग प्रश्न करते थे कॉलेजेस में आमतौर पे कि भारत की अर्थव्यवस्था, अखबारों में खबर छपी कि ट्रंकों में देश का सोना ले जाकर बाहर रखा गया देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। मैं और कल अनिल भाई गांगुली जी चर्चा कर रहे थे डंकल प्रस्ताव की, अंगूठा देकर, यहां अंगूठा रख के हमसे मनवाया गया। और आज क्या स्थिति है,
कि भारत की चमक और दमक आप टीवी चालू करिए, आपको दिखेगी और पूरे विश्व में दिखेगी। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नेता दिखेंगे और भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है आगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद इतनी सी न्यूज छपती थी, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मोदी की उपस्थिति हॉलीवुड के अभिनेता की उपस्थिति है। ये भारत की जीत है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत की जीत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़के आए हैं, लेकिन ये एंड नहीं है, आगे बढ़ना है। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत की ताकत को बढ़ाने वाला होगा, भारत के खर्चों को कम करने वाला होगा, भारत के अंदर एक अच्छी टीम चुनने वाला होगा, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा और भारत की जो हम सब ने लक्ष्य लिया है विकसित भारत का, उसके अंदर एक माइलस्टोन स्थापित करेगा। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।